बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान निमरा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम K2 टाइम्स। बेसिकली आप लोग को भी हमारे इस प्रोग्राम का वेट रहता होगा क्योंकि इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं पूरे वीक की जो भी टॉप स्टोरीज़ होती हैं। इस आधे घंटे के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम वो आप लोगों तक पहुँचा दें। इसमें हमारा साथ देते हैं ब्यूरो चीफ K2 टाइम्स रावलपिंडी राजा इमरान जंजुआ साहब। स्टूडियोज़ में इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की? सूरत हाल रावलपिंडी इस्लामाबाद की आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब ही है। तो इंशाल्लाह देखें आगे हालात आने वाले वक्त में क्या होते हैं। खबरें इसी वाले से हैं हमारी, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की ओवरऑल जो हो रहा है, और आजकल सब कुछ हो ही वैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही रहा है जी। तो इसलिए हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की खबरें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जी, आज बड़े अहम मौजूद है हमारे पास। जी हमारे पास भी इस वक्त जो पहला मौजू है वो यही है कि बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद हज़ारों रुपए बिल हुकूमत ने जिंदा दरगोर कर दिया। मुश्तिल सार्फिन के नारेबाजी, बिल्स माफ़ करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने बिजली के भारी बिलों का नोटिस ले लिया, हंगामी इजलास तलब। जी यही हम कह रहे थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद के वाले से आजकल ये बड़ा अहम इशू है और मुजाहरे शुरू हो गए हैं अब तो। और ये बड़े हालात बड़े कशीदा हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, और आम जो अवाम है वो बाहर आ चुकी है। उसमें बहुत सारे ताजर यूनियंस हो गए और बहुत सारे, मतलब अब इस दफ़ा हम पहली बार ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो लोग बाहर निकल रहे हैं जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ज़ाती तौर पे कोई गरीब, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, या कोई अपना दिहाड़ीदार है, वो लोग अपने जो है ना तकलीफ़ और कर्ब में जब वो आए हैं तो वो लोग बाहर निकल आए। लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी, हमने जो अपने सर्वे किया, कल से हम 2 दिन से इन्हीं मुजाहरीन के साथ थे, हम देख रहे थे उनको, रिपोर्ट कर रहे थे उन चीज़ों को। तो हम ये देख रहे थे कि उसमें हमें ये बड़ी हैरत हुई कि यार जो पहले 16 महीने गुजरे उसमें लोगों ने, अवाम ने जो चीखें नहीं निकाली, और वो जो ये तो क्योंकि अब आफ्टर शॉक्स हैं, झटके तो उस वक्त लग रहे थे लोगों को, उससे पहले जो महंगाई के 3 साल गुजरे, ये अवाम यानी कि अब जब आगे उन्होंने जब निगरान सेटअप आया तो अब लोग बाहर निकले हैं। या तो वो खौफ में मुब्तला थे, जो सियासी जमातों का एक खोल होता है उसके खौफ में थे, या इसके पीछे कुछ और मुहरक़ात हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हकीकत यही है कि अवाम इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि अवाम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि 17% एक बिल के अंदर सेल्स टैक्स जो है वो डाल दिया गया। 3 किस्म के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो इसमें वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह जी टीवी जो है, टीवी का टैक्स है, इनकम टैक्स है, फर्दर टैक्स हैं, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस की मद में पैसे काटे जा रहे हैं। फिर 3 रुपये 20 रुपये यूनिट जो है वो इस जो है ना फ्यूल इसकी चार्जेस में की मद में वो भी लिया जा रहा है आवाम से जो है ना उसकी। फिर पिछले साल जो था 2022 में एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो माफ़ कर दिया गया था, उसको भी इस साल एक साथ में उसको भी लिया जा रहा है, और उसमें किस्तें उसकी भी वसूल की जा रही हैं। फिर इसी तरह बिल जब बढ़ा है तो बिजली जब बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो उसके बजाय कि अभी से चलें एक स्टार्ट होती है एक चीज़ बंद से, वो जुलाई से उसको चार्ज करके तो वो बिलों में भेज दिया गया। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह लें कि आवाम के बस से हम समझ रहे थे कि बाहर आम पब्लिक से हमने जब बात की उसमें हमें ये लगा कि लोग जो है ना, पहले हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि यार शायद ये कोई इसके पीछे कोई कुव्वतें कार फरमा तो नहीं जिन्होंने लोगों को एकदम हाइप क्रिएट की और लोगों को इस तरफ मुश्तिल करके या लोगों को एक बताया। लेकिन जब वो आप एक आम सार्फ का बिल देखते हैं कि जो बेचारा 15 या 20 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, या मैक्सिमम 30 हज़ार रुपया भी कमा लेता है, एक दिहाड़ीदार कितने पैसे कमा सकता है, और उसमें से अगर उसका 5,000 7,000 का बिल आएगा तो वो लाजमी बात है चीखेगा। फिर सबसे बड़ी अफसोसनाक बात इसमें ये हुई है कि 2 लोग रावलपिंडी के अंदर इसी साने की वजह से खुदकुशी कर ली, एक ने, और एक ने जो है ना, बल्कि दोनों की आप खुदकुशी कह लेंगे। एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने पुल से छलांग लगा दी। तो बिजली के बिलों के साथ मरना, ये यकीन जानिए कि ये हुकूमत वक्त जो होती है ये उसके सर पर जाता है। निगरान हुकूमत को हम इतना इसमें नहीं कहते, आते ही चलें ठीक है चीज़ें कुछ महंगाई होनी शुरू होगी, लेकिन अभी क्योंकि वो लोग आए हैं 15-20 दिन हुए हैं। फिर निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, जो अभी आपने दूसरी खबर पढ़ी, कि उन्होंने इजलास तलब कर लिया, हंगामी इजलास उन्होंने तलब किया। कल इसके ऊपर बैठे, आज इसके ऊपर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसमें बहुत सारी, मैं आपको बताऊं कि ब्रीफिंग दी जा रही है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन जो उन्होंने कहा कि नेपरा जो है वो इसका टैरिफ जो है ना कीमत का तयन करता है इस टैरिफ का। तो उसकी इसी तरह, क्योंकि बिलों के अंदर जब हम देख रहे हैं तो क्वार्टरली सहमाई के पैसे जो थे और DMC यानी कि ना उसके पैसे वो भी वसूल किए जा रहे थे। तो वो सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने भी इसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि नेपरा के ऊपर फेंक दिया, तो वज़ीर आज़म साहब को जो ब्रीफिंग मेरे ख्याल से दीजिए, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि उसमें जो फ्री बिजली इस्तेमाल की जा रही है, जो यूनिट सरकारी तौर पर जो खासतौर पर वापडा के जो लोग हैं उनको जो मिल रहे हैं, उसकी मद में जो हमारे पास जो दस्तावेज सामने आई हैं, जो चीज़ें ज़राए
ज़राए ने हमें बताई हैं, उसमें हमें ये आ गया है कि 17 से 21 के जो अफसरान हैं वो तकरीबन साल की मतलब आप कह लें कि तकरीबन 1.25 अरब रुपये की वो बिजली जो है वो खर्च करते हैं, मतलब फ्री उनको मिलती है। और वो तकरीबन 70 लाख के करीब यूनिट जो है वो फ्री उनको मिलते हैं। इसी तरह 1 से जो 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं वो तकरीबन 10 अरब सालाना जो है वो बिजली उनको फ्री मिलती है, और उसमें तकरीबन 33 करोड़ यूनिट जो है ना उनको वो फ्री मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निगरान वज़ीर साहब से बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि वो आप इसके ऊपर, क्योंकि लगे हुए हैं, उन्होंने एक अच्छा इसके इनिशिएटिव लिया और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जारी बात है वो ये उन्होंने यकदम फैसले नहीं करने, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख के करनी है। लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि निगरान वज़ीर साहब अनवार लाल काकड़ साहब, आप अवामी दर्द को समझने वाले आदमी हैं, तो उम्मीद है आप इस दर्द को समझेंगे, इस कर्ब को समझेंगे, लोग जिस तकलीफ में मुब्तला हैं। ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात है और पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसमें हम ये समझते हैं कि जो आपने इजलास तलब किया इसके अंदर ख़ास तौर पर ये जो फ्री बिजली वाला मामला है, ये सरकारी बड़े अफसरान की बजाय एक लिमिट तक जो है, नीचे तक अगर कोई चले 1 से 4 क्लास 4 तक जो है उनको अगर आप छोड़ दें तो ठीक है, वो भी गरीब आदमी, गरीब तबका उनको मिलती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे ऊपर जो है कम अज़ कम आप ये सारा उनको रोकें। और इस तरह जो सरकारी अफसरान हैं मिनिस्ट्रियों के अंदर जो बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक बिजली के ऊपर हम देखते हैं कोई खातर खा काम नहीं किया गया। सोलर पैनल का एक काम हमने सुना था, आया था मिनिस्ट्री के ऊपर, अगर वो लग जाते, इस तरह बहुत सारे ऐसे जो सरकारी इदारे थे जहाँ पर बिजली फ्री दी जा रही है वो बंद कर दी जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसी तरह आप देखें कि हम तो अलमिया आया पिछली गवर्नमेंट जो निमरा, हम आपको बताएं कि लोग आटे के लिए मर रहे थे और महंगाई का ये आलम था कि रमज़ान में लोग जो है ना ख़वातीन उसमें बहुत सारी बेचारी उसमें हम कहते हैं शहादतें होंगी उनकी, वो बेचारी नाहक आटे रोटी के लिए चली गई। तो ये तो बहुत बड़ा इस कौम के लिए अलमिया था। तो हम ये देखते थे कि यार वो मतलब लैपटॉप दिए जा रहे थे, तो अगर वो पैसे उसकी मद में अगर वो दे दिए जाते, ठीक है, अगर वो गरीब आवाम के वो कर दिया जाता तो इस तरह के मसाइल ना पैदा होते। लेकिन एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अभी हम देखते हैं कि इस एहतजाज की आड़ में हमने देखा है कि सियासी जमातें, पहले तो यह एहतजाज जब शुरू हुआ तो ये आम आवाम पब्लिक की तरफ से था। अब हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी जमातें अपने झंडे लेके इसमें घुस गई हैं और वो इसको अब सियासी कैश करने के चक्कर में है। लेकिन क्या यही होता रहेगा जिंदाबाद मुर्दाबाद और हम इसी चक्कर से नहीं निकलेंगे? हाय मार गई महंगाई और बिजली महंगी, हाय हाय आटा महंगा, हाय हाय। अब इससे निकलना चाहिए कौम को। IMF की सारी शर्तें हम समझते हैं मुश्किल हालात हैं, लेकिन उस मुश्किल हालात के साथ पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमें इसकी समझ नहीं आती कि पॉलिसी मेकर्स कैसी पॉलिसी बनाते हैं जिसके अंदर गरीब आदमी को रिलीफ देने का एक काम। गरीब आदमी को अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते, इतनी बड़ी बड़ी अगर दिमाग या थिंक टैंक बैठे होते हैं और वो जो स्टेक होल्डर उस इदारे से मुंसलिक होते हैं, जो उस सारे नेटवर्क के साथ होते हैं, तो अगर वो ये आवाम के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से इससे बड़ा अलमिया हो नहीं सकता। और हम ये इस ख़ास तौर पर हम ये कहते हैं निगरान सेटअप को कि इसके ऊपर माना कि दूसरी अब बहुत सारे हमें सियासी काल हमने देखा कि सियासी जमातों के लोग इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी देखें जी 200 यूनिट जो है वो रिलीफ बड़ा कम है तो 300 यूनिट कर दें, एक साहब ये फरमा रहे थे। इसी तरह कुछ जो दूसरी जमातें वो कह रहे थे कि नहीं जी महंगाई बढ़ी है, आवाम की चीखें निकल गई हैं। हम ये कहते हैं कि खुदारा 16 महीने आप लोग भी बैठे हुए थे सिस्टम के अंदर, एक पूरा 13 रुकनी काबीना बैठी हुई थी। चले आने वाला कोई पूरे आवाम को पहले पुराने पाकिस्तान से नए पाकिस्तान के ख्वाब थे, नए से फिर वो वापस पुराने में चले गए, पुराने से अब वो कौन से पाकिस्तान में जा रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये हमें समझाना होगा आवाम को कि नहीं अब आपके लिए कोई मसीहा ऊपर आके बैठ गया है। फिर एक इतनी जल्दी है लोगों को, इतनी जल्दी मतलब लोगों को एक आप कह लें कि रिलीफ के मामलात में जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, जो इसके अदाद शुमार के जो लोग होते हैं उनको कम अज़ कम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उनको अपना सिर्फ जान के लाले पड़ जाते हैं कि हमारी कई फ्री जो है सहूलियात हमसे ना चली जाएँ। तो इसके ऊपर हम कहते हैं काकड़ साहब खुदारा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आवाम की जानिब से अपील करते हैं और हमें ये यकीन है कि आप इसका हल निकालेंगे और इसको आवाम को आप बेहतर रिलीफ देंगे आज। ये रिलीफ इंशाल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप इस बिलों में दे दें या अगले बिलों में दे दें, ये आवाम के लिए, आवाम को पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदें भी आपसे। कल हमने स्पेशली कुछ लोगों से अपने K2 टाइम्स न्यूज़पेपर के हवाले से हम लोग सर्वे कर रहे थे तो हमने कुछ लोगों से इस बारे में बात की, आम आवाम लोगों से बात की, औरतों से बात की, तो उनका यही कहना था कि हमें काकड़ साहब से पूरी उम्मीद है कि ये बंदा जो है इसके अंदर हमें नज़र आता है, इसका बल्कि एक बुजुर्ग ने तो हमें याद कहा कि इसका जो है ना चेहरा हमें माथा जो है वो बड़ा साफ लगता है, तो हमें उसके लफ्ज़ों की कदर करनी चाहिए। तो उम्मीद है आप इंशाल्लाह इन गरीबों को ज़रूर लीफ देंगे इंशाल्लाह। बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। इंतखाबात उस तारीख को होंगे जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। नेगरान वज़ीर इत्तलात हुकूमत इलेक्शन कमीशन की टाइम लाइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगी। नेगरान वज़ीर ख़जाना चंद रोज़ में इक़्तिसादी बहाली का ऐलान करेगी। मुर्तज़ा सोलंकी। अच्छा, ये वज़ीर इत्तलात साहब का जो बयान है ये हमने इसमें ख़बर इसलिए शामिल की अपने प्रोग्राम के हवाले से क्योंकि बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन का ही मामला है। इलेक्शन कमीशन ही जो कहेगा, ज़ाहिर बात है निगरान सेटअप आया है वो इसीलिए आया है कि वो इलेक्शन करवाए, उनको तारीख मिलेगी तो वो करवाएंगे, उनको कहा जाएगा तो वो इलेक्शन करवाएंगे। वो ज़ाहिर बात है ख़ुद से तो वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो ये तो बात बड़ी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्लियर बात है ये। अब हमने इसमें देखा है कि एक नया मामला शुरू हो गया है सदर ममलिकत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सदर साहब ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि भाई
ये आप तारीख दे दें, क्योंकि उन्होंने कहा जी असम्बली क्योंकि डिज़ाल्व हुई है 2 दिन पहले, तो ये 90 दिन में इलेक्शन इसके अंदर अंदर होने चाहिए, तो ये इसकी तारीख जो है ना आप दे दें इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन आप आ जाएँ, आपसे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ये लिख कर भेज दिया है कि जी हम ये आप इसको जो है आपने असम्बली जो है वो 58(2)B के तहत तहलील नहीं की, बल्कि ये वज़ीर आज़म की एडवाइस थी, तो आपने एडवाइस के ऊपर 58(1) के तहत इसको जो है ना तहलील की है। तो 58(1) के साथ वो कहते हैं जी कि आप 48(5) भी इसको जो है ना वो रखें, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है वो कहते हैं कि हम सेक्शन 17 के तहत जो है ना इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं, तो हम उसको इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब असम्बली ने जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिए तारीख देने का, तो लिहाजा हमारे पास आपके हम कोई और मसाइल होंगे तो हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि इस इलेक्शन के हवाले से हम आपके पास कोई आने का हमें मकसद नहीं नज़र आ रहा, तो लिहाजा हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर अब ये हुआ है कि सदर साहब ने वजारत कानून से राय मांग ली है। अब वजारत कानून क्या राय देती है, वजारत कानून की तरफ से क्या राय आती है, इस हवाले से मज़ीद क्या होता है, आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ जो है ये जंगो जदल की तरफ हमें नज़र आ रहा है कि कानूनी जंग आइनी जंग शुरू हो जाएगी। अब हम ये समझते हैं आइन भी पाकिस्तान है और कानून भी पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के पास अगर इख्तियार है तो इलेक्शन कमीशन भी तारीख दे दे, इलेक्शन कमीशन ने अगर तारीख देनी है, अगर सदर साहब उसको कहते हैं नहीं आप ये तारीख दें क्योंकि ये मेरा इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं आपका इख्तियार खत्म हो चुका है, तो ये अभी अगर मगर की सूरत हाल जो है वो जारी है और ये रहेगी, तो ज़ाहिर बात है उसमें जो निगरान सेटअप है वो तो इलेक्शन की उसको कहा जाएगा, इलेक्शन की माहौल बनाया जाएगा तो वो इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो ये इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की सूरत। बढ़ेंगे अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताते चले साइफर केस की बंद कमरा समाअत, शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में तोसी, साबिक वज़ीर ख़ारजा ने साइफर चोरी नहीं किया, वकील रिमांड की मुखालफत। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ निमरा, इसमें जो मतलब साइफर के हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, उससे पहले भी हम साइफर की पूरी तफसील बता चुके हैं अवाम के हवाले से, तो ये खबर इस तरह इसलिए शामिल करने का हमारा मकसद ये था क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है इसके ऊपर वो कह दिया कि मैंने साइफर चोरी नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है साइफर तो उन्होंने चोरी नहीं किया, उन्होंने साइफर आगे भेज दिया था। अब अगली तफ्तीश के मुताबिक ये है कि चेयरमैन PTI जो FIA की टीम वहाँ गई है, सवालात किए जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं, जो अब न्यूज़ में भी चूँकि चीज़ें आ चुकी हैं, वो यही था कि उन्होंने कहा जी साइफर गुम हो चुका है, तो उन्होंने इस बात को तो कर लिया कि जी साइफर गुम हो गया। अब गुम हो गया तो ज़ाहिर बात है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी अदालतें बनना शुरू हो गई हैं, तो उसके ऊपर लाजमी बात है इसका एक्शन तो होगा। इसी तरह असद उमर साहब की गिरफ्तारी की पिछली बार एक न्यूज़ थी, फिर उन्होंने कहा जी नहीं मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, फिर तरदीद भी आ गई, तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उनको बुला के उनसे पूछकर उनसे भी की गई। अब ये जो साइफर का मामला था, जो साजिश हुई, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा जो थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी थी, वो इससे भाग नहीं सकते। वो ठीक है उन्होंने चोरी नहीं किया होगा, उन्होंने अपना बयान दे दिया, वो जो तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश करने वाले इदारे हैं वो उसको बेहतर समझते हैं कि इसको वो किस अंदाज से देखते हैं, उसमें क्या पहलू निकलता है, उनकी कौन सी जगह पर उनको नज़र आता है कि ये गिल्टी है या नहीं है, वो तो चीज़ें आने वाले वक्त में साबित हो जाएंगी। अब जो चेयरमैन PTI के हवाले से था उनके लिए मुश्किलात क्योंकि इसमें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि साइफर वाला मामला तोशा खाना केस तो हमने पहले कहा था एक साइड पर रह गया। अब जो आने वाले हालात हैं वो क्योंकि इलेक्शन की तरफ भी टाइम जाना नज़र आ रहा है, सियासी जमातें बाकी शोर ववेला कर रही हैं, PTI के लोग खुद चाहते हैं कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन हो, वो भी इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो अब इसमें तफ्तीश वाला मामला है, जो हालात ये बनते नज़र आ रहे हैं, ये हालात गुम की कैफियत है, और ये मेरे ख्याल से चेयरमैन के लिए PTI के लिए अच्छे नहीं होंगे जो आने वाले वक्त में। मुमकिन है आने वाले वक्तों में आपको ये भी नज़र आए कि जो परवेज़ इलाही साहब है उनका बड़ा रोल हो, और हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब मंजर आम से गायब हो जाएं, या शाह महमूद कुरैशी साहब ये इस सारे मामले के साथ वो भी नत्थी हो जाएं, तो ये आने वाले बड़ा साइफर जो है बड़ी अहम हैसियत इख्तियार कर जाएगा ये साइफर केस जो है। जी, 90 रोज़ में आम इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी, केयर टेकर हुकूमत चेयर टेकर ना बने पीपल्स पार्टी। इलेक्शन मुकर्ररा आईनी मुद्दत से आगे बढ़े तो पाकिस्तान संगीन बहरान से दो चार हो सकता है, इनहराफ आईनी खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, ये PTI की पीपल्स पार्टी की जो खबर है इसमें बयान हमने शामिल किया क्योंकि ये अपने प्रोग्राम में रखने का मकसद ये था कि इन्होंने इसमें एक बात की कि उन्होंने कहा जी केयर टेकर जो है वो चेयर टेकर ना बने, तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने बाकायदा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो टाइम से होने चाहिए, इलेक्शन टाइम से होने चाहिए, 90 दिन से होने चाहिए। हमें ये समझ नहीं आई कि वो CCI के इजलास में बैठे हुए थे, कॉमन काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट जो था जिसमें मरदमशुमारी को तमाम सियासी जमातों ने बैठ के, मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर बात उन्होंने बुलाया था इजलास और सब ने बैठ के उसमें उसको ओके किया। अब जब ये इतनी बड़ी जमात है, ये कोई आम जमात नहीं है, ये कोई ऐसे ही आप कह लें कोई नई जमात नहीं है, एक भुट्टो लेगेसी को लेकर चलने वाली, बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को लेकर चलने वाली जमात है। हमें ये समझ नहीं आ रही अब इस तरह के मतलब बचगाना किस्म के बयानात या उसके ऊपर ये सियासत करना और ये कहना कि नहीं जी अब ये जो है हम तो कहते हैं जी इलेक्शन उसी में होने चाहिए। तो जब हम वहाँ बैठे थे 2 दिन असम्बली पहले तहलील हुई, पहली बात CCI का इजलास था, दूसरी बात वो आपने उसको इंडोर्स किया, दूसरी बात आपने असम्बली 2 दिन पहले डिज़ॉल्व हुई, आप उसमें शामिल थे, ये जो फिर तीसरा आपने असम्बली से जब इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन को दिया गया आप उसमें भी शामिल थे।
अब ये 3 चीज़ों के बावजूद हमें समझ नहीं आता कि आप ये कहते हैं कि नहीं जी अब इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, तो आप इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे जिसमें आपको ये पता था कि अगर ये मरदमशुमारी नहीं के तहत होगा तो हल्का बंदियाँ होगी। अब इसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं जी हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटें नहीं बढ़ रही। और भाई सीटें नहीं बढ़ती, लेकिन जो कानूनी पहलू है, जब मरदमशुमारी आती है उसके ऊपर जहाँ जिस इलाके में वोटों का तनासब ज़्यादा हुआ है, क्या वो वोटर जो हैं वो ज़ाया कर दिए जाए आपके इस कहने मुतालबे के ऊपर? क्या उन वोटर को ज़ाया कर दिया जाए कि जो नए अगर उस हल्के में, अगर मिसाल के तौर पे किसी हम ऐसे जनरल में बात करते हैं, अगर 1 लाख वोटर था तो उस हल्के में अगर बढ़ के 10,000 या 20,000 वोटर और बढ़ गया है या कम हो गया है तो वो उसी के ऊपर तो नहीं हो सकता। चले अब इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है जी नई सीटें तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो वोटर्स हैं वोटर्स का तो हक उनको आप नहीं छीन सकते उनसे। तो आप किस तरह ये मुतालबा कर सकते हैं कि नहीं ऐसे ही जी इलेक्शन आप 90 दिन के अंदर करवा दें? फिर आप कहते हैं जी केयर टेकर चेयर टेकर ना बने। हम केयर टेकर की ठीक है वो लोग आए हैं, वो आप लोगों ने उनको बनाया है, आप लोग एक सेटअप पे राजी थे तो वो केयर टेकर सारा सिस्टम आया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब ये 14 मई को इलेक्शन होने थे उस वक्त भी केयर टेकर थे, और उस वक्त के जो केयर टेकर चेयर टेकर आज तक मौजूद हैं वो, तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा था? आप 16 महीने रहे, आपको नहीं पता था कि नहीं वो इलेक्शन भी एक आर्डर हुआ था कि इलेक्शन करवाया जाए? उस वक्त आप ये कहते थे नहीं जी ये सारा, उसमें आइन आपको नज़र नहीं आ रहा था? उसमें आप एक आइनी पार्टी है इसलिए हम पीपल्स पार्टी के ऊपर ये कर रहे हैं, इतनी लंबी बात कर रहे हैं कि आप तो जमहूरी बात को समझते हैं, आप तो जमहूरियत के रवायात के जो है ना कायल हैं, आप तो जमहूरी, ये तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है। तो जब आपको नज़र आ रहा था कि एक चीज़ जो है असेंबलियाँ आप उसके इलेक्शन निगरान के बनते हैं, निगरान सेटअप आया, तो आपको वो केयर टेकर जो था वो चेयर टेकर नज़र नहीं आ रहा था। उसके ऊपर आपकी राय जो थी वो मुख्तलिफ थी। आज जब एक वफाकी जो निगरान सेटअप आया तो आप उसके ऊपर राय आके आपके ऊपर बदल गई है। हम ये समझते हैं कि जो लोग इनके इजलास में बैठे हुए थे उसमें हमने एक बड़ी अहम चीज़ नोट की कि जो उसमें ज़ाहिर बात है इनके वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, एक और शख्सियत भी इनकी मरकज़ी जो अपने आप को क़यादत कहती है वो भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर सिंधी लीडर की होता है, जिस तरह मौला बख्श चांडियों की हम बात करते हैं, खुर्शीद शाह साहब की बात करते हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, उनमें से अगर कोई वहाँ बैठा होता तो हमें यकीन था कि आज इसका सिनेरियो कुछ और होता। और ये वो हालात और वाक़या, क्योंकि जो बीच में ये लोग पंजाब की जो क़यादत के, हम उनके खिलाफ तो नहीं है, पीपल्स पार्टी अपनी बेहतर समझती है वो क्या करती है, लेकिन हमने देखा है कि वो लोग शायद वहाँ बैठ के वो मिली जुली बातें करते हैं, वो दोनों तरफ से अपने आप को शाबाशी कहलवाने के वो शौकीन लोग हैं। और वो खुद तो इलेक्शन, हमने हमेशा पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो खुद तो इलेक्शन जीतते नहीं हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि पीपल्स पार्टी जो है ना किसी तरीके से हमें शेल्टर देती रहे। वो कहीं ना कभी किसी न किसी सिस्टम में कभी वो वजीर कभी मुशीर बन जाते हैं, कभी वो इस तरह कुछ ना कुछ अपना पार्टी के ओहदे ले लेते हैं। तो उस तरह के लोगों को जब आप इजलासों में भेजते हैं उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं। शीर रहमान साहबा से मैं बड़ा हैरान हूँ कि शीर रहमान साहबा आप तो माशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो शहीद, क्योंकि मैं गवाह हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो आप पे बहुत एतमाद करती हैं, आप तो बहुत सारे मामलात को बड़ी बारीक, आपका तो बड़ा मतलब बड़ी आप समझदार और खातून हैं, और आप तो ये इस तरह की चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। तो ये चीज़ें अब हम समझते हैं कि एक पार्टी प्रेशर की वजह से आप कर रही हैं, क्योंकि इसमें आपका ज़ाती कोई हमें पता है कि रोल नहीं है, क्योंकि आप माहौल पीपल्स पार्टी के ऐसी तरफ चला गया है कि जिसमें अब आप ये कहते हैं कि नहीं जी केयर टेकर जो है चेयर टेकर ना बने। तो ये इलेक्शन कमीशन की बात वही है कि इलेक्शन कमीशन तारीख अब देगा, हल्कियाँ बंदियाँ होंगी। उन्होंने 14 दिसंबर का वैसे उन्होंने कहा जी कि हमने अपना शुरू कर दिया प्रोसेस 14 दिसंबर तक। हम फिर वो पार्टी के मुख्तलिफ जमातों के लोगों को वो बुला भी रहे हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी का वफद भी जो है मेरे ख्याल से आज या कल जाएगा। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी के वफद में भी आज शायद जाना था या कल जाएगा शायद, तो वो उन्होंने भी जाना है। वो इसी तरह नून लीग के भी वफद होकर आ गए। नून लीग भी उन्होंने कहा जी कि 90 दिन के बाद जैसे ही हल्का बंदी हो तो फ़ौरन इलेक्शन करें। नून लीग भी ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो नहीं उसके हिसाब से हो, वो डिले चाहते हैं, वो अपने कायद की शायद आमद के मुंतज़िर हों, क्योंकि इलेक्शन अगर मियां नवाज शरीफ के बगैर होते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से बेज़ायका और बेफ़ायदा ही होंगे, क्योंकि एक पार्टी का लीडर होगा तो इलेक्शन का माहौल कुछ और होगा। लेकिन अब अगर सियासी जमातें समझती हैं कि नहीं हम ये सियासी जमूर खेलेंगे और हम जो है ना सारा नज़ला एक दूसरे पर फेंक के और ख़ुद हम निकल जाएंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है। पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अखबार के साथ आप लोग जो है सोशल मीडिया पे 1 मिनट में खबर आती है और लोगों के तक वो फैल जाती है, वो वायरल हो जाती है। अब आप इतनी आसानी से ये मलबा दूसरे पर फेंक कर नहीं निकल सकते, जो आज से 10 साल पहले की सियासत थी या 15 साल पहले की सियासत थी, अब लोग समझते हैं। तो अब इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा कि अगर आप महंगाई या दूसरी चीज़ें फेंक के आप कहेंगे इलेक्शन की हम इलेक्शन पॉलिटिक्स कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल से अब ये इन बयानबाजियों की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो तो टाइम से ही होगा। जी, प्रोग्राम को आगे मजीद बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मजीद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें फूड अथॉरिटी हुकाम की कार्रवाई। रावलपिंडी के होटल्स पर सप्लाई के लिए मुर्दा मुर्गियों की खेप पकड़ी गई।
अच्छा, ये ऐसे है कि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा फूड अथॉरिटी बड़ा काम कर रही है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों अच्छा काम कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ये होता है कि जो बेहतर काम कर रहे होते हैं हम उनको कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन हम ये कि एक मीडिया के हवाले से उनको हौसला अफजाई कर रहे होते हैं कि यार वो अच्छा काम करते हैं, और जो अच्छा काम कर रहा हो जो भी इदारा, तो हम मीडिया की जिम्मेदारी है कि उनको जो है ना उनको बैकअप करे, उनको हौसला अफजाई करे और वो अच्छा काम करते हैं। ये मुर्दा मुर्गियाँ ये थोड़ी मकदार में नहीं पकड़ी गई, अच्छी खासी मकदार में ये पकड़ी गई हैं, और ये रावलपिंडी के होटल्स में ये सप्लाई होनी थी, इस्लामाबाद के होटल्स में भी इन्होंने आना था। अलमिया ये है कि जो लोग मिसाल के तौर पर नहीं समझते, जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, ज़मीर मतलब आप कह लें कि जो इंसानी जानों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती की कोशिश करते हैं, ये उनमें से ही वो लोग हैं, ये आप कह लें चंद पैसों की खातर, चंद टकों की खातर वो ये 2 नंबरी करते हैं और मुर्दा मुर्गियों को, क्योंकि ये दीनी तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें भी गलत है, और माशरती इस्लाही पहलू से, अखलाकी पहलू से देखा जाए उससे भी गलत है। तो ये दोनों लिहाज से गलत है, इसमें माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं खाली उनके कारोबार को बंद करना, सील करने के सिर्फ हद तक नहीं है। हम फूड अथॉरिटी के जो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले हम उनको जो है ना इस पर शाबाश देते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको वेल डन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और हम ये आपसे कहते हैं कि खुदारा ये बचने नहीं चाहिए, ये समाज दुश्मन अनासर है, ये माशरे के वो नासूर हैं जिनको अगर आप लोग छोड़ देंगे या ये किसी भी हवाले से इनकी ज़मानतें हो जाएंगी। हमारे कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ी नरमी इस तरह के माहौल में आ जाती है, लेकिन इनको जो मौके के ऊपर जो इनके, क्योंकि ये बचने नहीं चाहिए, ये लोग बचेंगे, ये बाहर आएंगे, इन्होंने फिर वही काम करना है, चंद पैसों चंद टकों की खातर इन्होंने अवामी ज़िंदगियों से खेलना है। और ये आपको पता है कि सारा दिन ये जो मुर्दा मुर्गियों के मामलात हैं, बच्चों के इसमें से खाने जाते हैं, बर्गर बने होते हैं और इसी तरह शवारमे बिक रहे होते हैं, और जी, और ये इस तरह मतलब ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये तो यानी एक चीज़ पकड़ी गई, और जो हिडन हो रहा है उसका तो पता नहीं क्या होता है, जो इतला नहीं मिलती है, जहाँ से वो लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है, इसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि फूड अथॉरिटी ने तो पकड़ा है। इंतज़ामिया को भी थोड़ा सा मुतहरक होना पड़ेगा, डिप्टी कमिश्नर साहब को और कमिश्नर साहब को भी इसके ऊपर हम कहते हैं कि खुदारा थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप इनका साथ देंगे फूड अथॉरिटी का, तो ये लोग जो है ये इंशाल्लाह बेनकाब भी होंगे और ये पकड़े भी जाएंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बढ़ते हैं आगे। मायूस कुन इम्तहानी नताइज, DGFTE की बरतरफी का मुतालबा, वफाकी तालीमी बोर्ड के इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान, तालिबात बाजी ले गई। प्री मेडिकल की पहली पोजीशन ईशल शाहनवाज फातिमा, हानिया उस्मान दूसरी और दारुल मुल्क ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर तालीम की मुबारकबाद। अच्छा, ये जो ईशल है बच्ची, आनिया है और रिदा है, इनको हम जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं सबसे पहले तो, जिन्होंने ये तालबात में जो पोजीशन होल्डर्स जो हैं उनको K2 टाइम्स की जानिब से, K2 TV की जानिब से हम उन बच्चियों को, उन बेटियों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इन मुश्किल हालात के अंदर, तालीमी जो मुश्किल हालात हैं, जो पाकिस्तान में तालीमी माहौल है उसके अंदर उन्होंने जो है अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो इस तरीके से जारी रखा है, कोई पोजीशन तक आई। और बाकी भी जो पास हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं। पोजीशन होना ना होना, कोई चले एक पोजीशन वाले जो होते हैं वो ज़्यादा ज़रा खुशी होती है, लेकिन जो कोई 2, 4, 5 नंबरों से या कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हैं वो भी हम समझते हैं कि वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, कम से कम अपने माँ बाप की तवक्कुआत को पूरा उतरते हैं। इसमें जो आपने कहा FD जो था, इसको बरतरफी का मुतालबा जो है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो DG हैं, बरतरफी का मुतालबा आवाम इसलिए कर रही है कि जो लोग आप ये जो बच्चियों ने पोजीशन ली है ये प्राइवेट स्कूल की बच्चियाँ हैं, ठीक है। इसमें फेडरल बोर्ड की सबसे बड़ी जो हमें नज़र आई कि फेडरल के जो स्कूल्स हैं उन्होंने पोजीशन होल्डर्स वो नहीं है। तो ये बड़ा अलमिया है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे जो लोग पढ़ने जाते हैं, इसका मतलब है सरकारी स्कूल के जो माहौल हैं वो माहौल जो है बिल्कुल तालीम से थोड़ा सा ये सख्ती करनी पड़ेगी। वज़ीर तालीम साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें कि ये रिज़ल्ट इस तरह क्यों आया है कि फेडरल बोर्ड के कोई भी बच्चा जो है वो पोजीशन नहीं ले सका, तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजूहात क्या हैं, तालीम के जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो माहौल चल रहा है, आया उसका क्या तनासब क्या है और ये क्यों इस तरह हो रहा है। इसमें ये देखेंगे हम प्राइवेट स्कूलों को हम कहते हैं बरमला कहते हैं कि हम उनके ऊपर बाज़ का मीडिया के अंदर हम लोग भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे उनकी फ़ीसों के हवाले से, उनके बहुत सारे के हम कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि फिर अगर एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि कम से कम वो रिज़ल्ट दे रहे हैं, कम से कम वो उनके बच्चे पोजीशन होल्डर्स हैं वो रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो अगर वो उसकी मद में फ़ीसें या पैसे ले रहे हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड दे रहे हैं। अब अगर सरकारी ये कहें कि बच्चों को अगर फ्री तालीम है, लेकिन वो गवर्नमेंट तो आपको तनख्वाह दे रही है ना उन टीचर हज़रात को, गवर्नमेंट तो आपके वो सारे मुलाजमात सारे वो वसाइल पूरे कर रही है, तो आप फैसिलिटीज़ आपको दे रही है। तो आप जो है तालीमी माहौल में आप जाके आप उन बच्चों के लिए अगर ईमानदारी से उनको तालीम नहीं देते, आप ईमानदारी से उनको नहीं पढ़ाते, तो इसका मतलब है सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं फिर वो उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर वो अगर तवक्कुल बर खुदा वो पास हो जाएँ तो हो जाएँ। इसका मतलब है आप लोग तो मेहनत नहीं कर रहे उसके ऊपर। तो ये वज़ीर तालीम साहब से हम मुतालबा करते हैं कि ये अवामी मुतालबा भी है। हम नहीं कहते किसी को इस मुतालबे के ऊपर बरतरफ कर दें आप, या किसी की आप तनज़ली कर दें, किसी की आप हम नहीं चाहते ये करें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं,
हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, अच्छे रिज़ल्ट आने चाहिए। सरकारी स्कूलों के रिज़ल्ट अच्छे जब आएंगे तो इस मुल्क का हम समझेंगे मेयार तालीम बेहतर हो गया। हमने पहले भी बहुत दफ़ा कहा कि जिसमें जो 33,000 बच्चे जो है वो फेल हो गए, फेल या पास का तनासब तो चलें एक साइड पे हम रखते हैं। हम ये कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट की हमने पिछली मौसूफ वज़ीर तालीम से, पिछली गवर्नमेंटों में हमने बहुत सारी जगह पर ये मैंने ज़ाती तौर पर जाके ये कहा, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं निगरान वज़ीर तालीम साहब कि खुदारा आप एक ग्रेडिंग सिस्टम कर दें, ये फ़ेल के लफ्ज़ से इस मुल्क को निकालें कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फ़ेल हो जाता है तो उसकी उर्दू इतनी अच्छी है कि वो उर्दू में आपको कल जो है ना आपको सर्वाइव कर सकता है, उर्दू में आपको अपनी वो सर्विसेज दे सकता है, उर्दू में आपके लिए कहीं किसी जगह किसी शोबे में अच्छा वो एक लेक्चरर बन सकता है। तो आप उसको इंग्लिश की माध्यम आप उसको फ़ेल करी जाते हैं, आप उसको ग्रेडिंग सिस्टम कर दें। अगर कि बच्चा मैथ में अच्छा है तो कल वो आपका अच्छा रियाजीदान बन सकता है, लेकिन वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा है और वो मैथ में अच्छा नहीं है तो आप उसको फ़ेल कर देते हैं, वो रीअपीयर होता है। तो आप उसको इंग्लिश में अगर वो अच्छा है तो मैथ में वो अच्छा नहीं है, तो कल आपको इंग्लिश का एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा आपको सर्व करने वाला इस मुल्क के लिए मिल सकता है। इकनॉमिक्स में एक बच्चा अच्छा है, वो अच्छा आपको कल मईशतदान बन सकता है। लेकिन अगर किसी और सब्जेक्ट में उसकी तवज्जो नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम करेंगे आप, उस जिस सब्जेक्ट में अच्छा उसको ग्रेडिंग सिस्टम करके वो उसी में ताकि अपनी तालीम को आगे जारी रख सके। ये हमारा मुतालबा भी है आपसे, रिक्वेस्ट भी है आपसे, इसके ऊपर आप ज़रूर गौर करें। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे ब्यूरो चीफ K2 टाइम्स रावलपिंडी राजा इमरान जंजुआ साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।